वेलकम टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, पेट परीक्षा के लिए जो मॉक टेस्ट आयोजित हुआ था उसमें हम लोगों का 50 से अधिक प्रश्न जो है हम लोगों के डिस्कशन में सीधे आए हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग अब वीडियो 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट आयोजित कर रहे हैं, जो RO ARO BEO 2023 की परीक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन। इसमें 50 प्रश्न समाहित किए गए हैं। आपके कितने स्कोर आते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में कौन सा नगर विभाजित था? तो देखिए, इसमें लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। तो 3 भागों में जो विभाजित था वो धौलावीरा था। अच्छा, धौलावीरा अवस्थित कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। लोथल यह भी गुजरात में है। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में, और मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में अवस्थित है। अच्छा, ये प्रश्न बना इसलिए है कि धौलावीरा को जो है यूनेस्को ने 40वें जो है विश्व स्थल के रूप में भारत के नामित किया है। कौन? यूनेस्को के द्वारा दिया गया। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? देखिए, उपवेद जो हैं वो टोटल कितने हैं? टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र वेद और यजुर्वेद। चौथा जो है वो गंधर्व वेद है। तो इसमें जो उपवेद नहीं है तो वो योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है। अच्छा, चारों में क्या क्या समाहित है ये भी पूछा गया है कई बार। तो देखिए, धनुर्विद्या से संबंधित है धनुर्वेद, धनुर्विद्या से। जबकि शस्त्र शास्त्र वेद जो है इसमें अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या दी गई है। आयुर्वेद जो है ये पुरानी चिकित्सा पद्धति थी, अभी भी देखते हैं आयुर्वेद की दवाएं चलती हैं, तो ये चिकित्सा पद्धति थी। और उसके बाद जो है योग वेद जो है इसमें समाहित नहीं है। एक बचता है गंधर्व वेद। तो गंधर्व वेद जो है वो नृत्य संगीत वगैरह से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला, ये कब की बात की जा रही है? 712 ईस्वी में। कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में अवस्थित है? खजुराहो, खजुराहो के मंदिर हम लोग कई बार पढ़े हैं। यह अवस्थित कहाँ है? तो यह अवस्थित है MP के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले में अवस्थित है मध्य प्रदेश के। अच्छा, इसका निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंदेल राजाओं के द्वारा। और उसके बाद जो है ये इसका निर्माण जो है वो 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे गोपाल। और सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो धर्मपाल इसका सबसे प्रतापी जो है वो राजा था। तो ये किससे संबंधित है? तो पूर्वी हिस्से से। पूर्वी हिस्से अर्थात कहाँ पे थे? तो बंगाल बिहार में। बंगाल बिहार के क्षेत्र में पाल साम्राज्य चलता था। अच्छा, धर्मपाल के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ हमेशा पूछी जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की थी। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, दो मशहूर विश्वविद्यालय थे, उसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा ही की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस राज्य ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? कोलाचेल की लड़ाई 1741 में हुई थी। दक्षिण भारत के किस राजा के द्वारा ये लड़ा गया था? देखिए, कोलाचेल की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1741 में। किसके बीच में हुई थी? तो ये राजा मार्तंड के बीच में हुई थी। राजा मार्तंड महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो है कब विस्तार होता है? मार्तंड वर्मा के द्वारा हुई थी। तो कब डच ईस्ट इंडिया भारत में कब आती है आप लोग बताइए? 1605 में। 1605 ईस्वी में आई थी। और अंतिम रूप से पतन इसका कब हो गया था? तो जो है इसका पतन जो है 1759 ईस्वी में हो गया था। अंग्रेज और डचों के बीच जो है यही युद्ध हुआ था। ये कौन सा युद्ध हुआ था जब इनका पतन हुआ था? ये हुआ था वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध, इसी में इनकी समाप्ति हो गई। पता चल गया कि इनके बस का नहीं है कि भारत में राज कर पाएँ, ये इनको छोड़ के जाना पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध है। प्लासी का युद्ध कब?
लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ाई जो है वो 23 जून 1757 को होती है, 1757 को। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट था? तो अंग्रेज थे एक तरफ, और उसके बाद दूसरी तरफ कौन था? तो बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब उस समय कौन थे? तो इनकी साइड में बंगाल के नवाब जो थे वो सिराजुद्दौला थे। कौन? सिराजुद्दौला। और अंग्रेज जो था, जो लड़ रहा था, सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव, बहुत ज़्यादा मशहूर है ये युद्ध, इसलिए आप लोग याद रखिए। इसमें विजय किसकी मिलती है? तो सिराजुद्दौला इसमें पराजय होते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को विजय मिलती है। महत्वपूर्ण थी। चलिए नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध। देख रहे हैं एकदम महत्वपूर्ण युद्ध दिए गए हैं। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करती थी? ये युद्ध कब हुआ था? जो है बक्सर का युद्ध, ये 1764 में होता है। 1764 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा जाता है। और इसमें देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो रहते हैं, जबकि इंडिया की तरफ से मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जैसे 2-3 लोग गुट बना के तब लड़ाई करते हैं। फिर भी विजय किसको मिलती है? अंग्रेज़ों को ही प्राप्त होती है। अच्छा, अंग्रेज़ों ने इसी पे संधि की थी। संधि कौन सी की थी? बहुत महत्वपूर्ण संधि है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। वो है इलाहाबाद की संधि। कौन सी? इलाहाबाद की संधि। ये कब हुई थी? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है। तो 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। और उसी में जो है इनको एक अमाउंट देने के लिए कहा जाता है। वो कितना है? तो ये 26 लाख रुपए था। और किसको भरने के लिए ये बोला गया था? मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय को देने के लिए कहा गया था। ये वारसाना था, वार्षिक रुपए से जमा किया जाता था 26 लाख रुपए। आप सोचिए अंग्रेज कितना, शुरू में ही जब विजय प्राप्त कर लेते थे तो उनका मेन लक्ष्य यही था कि पैसे कैसे जुटाए जाएं। बाद में बहुत से इतिहासकार बोलते हैं हमने विकास किया, ये किया, वो किया, लेकिन आप देखिए सिर्फ पैसे बनाने के लिए उनका टारगेट था। और वो एक ही था कि बस कहाँ से कितने ज़्यादा धन लूटा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण है, कई बार आप लोगों को पता ही होगा। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार और मार्ले-मिंटो सुधार, यही दो में बार बार कन्फ्यूजन बनाने के लिए प्रयास करते हैं। जबकि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता है? 1919 को, 1919 अधिनियम को। 1909 को क्या बोलते हैं? मार्ले-मिंटो। देखिए 1919 के अधिनियम का एक और विशेष बात है जो हमेशा पूछी जाती है। इसी समय जो है केंद्र में जो है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? 1935 में संविधान सभा गठन करने का वो प्रस्ताव कौन सुझाव दिया था सबसे पहले? तो यह M.N. राय के द्वारा दिया गया था। पुराना फैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? महिला सदस्य भारतीय संविधान सभा में टोटल कितनी थी? तो टोटल महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो 15 थी। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। देखिए संविधान सभा बनाने के लिए जितनी समितियां हैं आप उन्हें विशेष ध्यान दीजिए। 8 जो मूल समिति थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्लस 2 उप समितियाँ बनाई गई थी, वो भी महत्वपूर्ण है। देखिए वहाँ से भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं। ये समझिए ये मॉक टेस्ट में दिया जा रहा है। मॉक टेस्ट में इसलिए समाहित किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, तो उस स्तर पे जाने का प्रयास किया जाता है। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिए। देखिए इसमें एक जो है समिति बनाई जाती है, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति। मौलिक अधिकार और जो है अल्पसंख्यकों से संबंधित जो है अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति बनाई जाती है, इसके अध्यक्ष, दोनों के मेन जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो ये पटेल होते हैं, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, इन्हीं दोनों की उप समितियाँ भी बनाई जाती हैं, 2 उप समितियाँ, जिसमें मौलिक अधिकार के लिए कौन बनाया जाता है? तो मौलिक अधिकार के लिए जे.बी. कृपलानी। और उसके बाद जो है अल्पसंख्यक के लिए हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है, तो यही H.C. मुखर्जी जो है अल्पसंख्यक के लिए। चलिए नेक्स्ट, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा जो है भारत किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। कई बार हम लोग देख चुके हैं, इसका एक वो ट्रिक भी है, बचपन में MBA किया। सबसे नंबर 1 पे ये है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना आता है, तीसरे नंबर पे जो है
तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा पाकिस्तान। ऐसा मत सोचिए कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है, सब ध्यान रखिए क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बनाया जाता है। उसके बाद फिर नेपाल आता है चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे म्यांमार। इतने हो चुके हम लोगों के, अब इससे आगे आने के चांसेस नहीं। सबसे छोटा पूछा जाता है तो सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ लगा है। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप की बात की जा रही है, अर्थात कहाँ तक बात की जा रही है? ये नीचे वाला क्षेत्र, नीचे वाला भारत का पूरा क्षेत्र, ये कहाँ तक है? तो देखिए ये कन्याकुमारी तक है। इसके नीचे क्या आता है? इसके नीचे हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए आप सब देखिए, ध्यान दीजिए मैप पे, ये रहा गुजरात, कर्क रेखा देख रहे हैं, यही बीचों बीच गुजर रही है। टोटल ग्लोब पे जो है महत्वपूर्ण कितनी रेखाएं? 3 रेखाएं हैं, उसमें से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। चलिए अब इस पर ध्यान दीजिए कौन कौन से राज्य आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये गुजरात है, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश आ रहा है, फिर ये देखिए छत्तीसगढ़ को भी थोड़ा सा काटते हुए जा रही है, फिर उसके बाद झारखंड रांची के देखिए काफ़ी नज़दीक से, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से गुजर रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम। ठीक है, इतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इस मैप को मैं बगल में लगा दे रहा हूँ छोटा करके। आप लोग PDF जब टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेगा। मैप से याद करने की कोशिश कीजिए, सारी चीज़ें सिर्फ ट्रिक से याद करने का प्रयास मत करिए क्योंकि भूल जाता है ट्रिक में। मैप में जो है वो दिमाग में बैठा रहता है। गुजरात में हम लोग देखे थे, गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद फिर झारखंड में भी है। असम नहीं मिला था हमें, मिजोरम मिला था, असम नहीं मिला था। तो हम लोगों का जो सही कोड बनेगा वो क्या बनेगा? 124 सही जो ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता? सही ढंग से मेल नहीं खाता। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी डीप में घुस के पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं सौरमंडल से रिलेटेड। देखिए जो हमारा ब्रह्मांड है वो उसकी परिकल्पना कुछ वैज्ञानिकों ने दी है, वही सीधा पूछा प्रश्न में जा रहा है। नेबुलर परिकल्पना जो है ये आर्किमिडीज के द्वारा नहीं दिया गया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार के बराबर पानी वो विस्थापित करता है, उसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। यह इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। तो सही जवाब हम लोग को बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये नेबुलर परिकल्पना मतलब किसका है? तो ये लाप्लास का जो है परिकल्पना है। चलिए बाकी सब मैच है। ज्वारिक हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी के द्वारा दिया गया था, और ग्रही हाइपोथेसिस जो है ये चेम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा दिया गया था। गैसी हाइपोथेसिस कांट के द्वारा दिया गया था। सभी मैच हैं, सिर्फ यही मैच नहीं था। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। देखिए सूर्य का जो वायुमंडल है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। किससे? एक प्रकाश मंडल है, और उसके बाद एक जो है वर्णमंडल है, और तीसरा जो है वो प्रभामंडल है। प्रभामंडल, स्थल मंडल और वातावरण इसमें कहीं नहीं दिया गया है। देखिए एक तीसरा जो है वो प्रभामंडल। अब इस प्रकाश मंडल जो है इसे क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। यही जो है सूर्य से दिखाई पड़ता है, दीप्तिमान होता है। और दूसरा वर्णमंडल आप लोग क्रोमोस्फीयर के बारे में सुने होंगे, क्रोमोस्फीयर। और प्रभामंडल को कोरोना कहा जाता है, कोरोना। तो जो हम लोगों को दीप्तिमान होता है, जलते हुए प्रज्वलित होते हुए दिखाई देता है, तो वो प्रकाश मंडल है जिसे फोटोस्फीयर भी बोला जाता है, फोटोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? पृथ्वी के पास सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सबसे निकटतम सितारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। निवल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा अधिक होती है, ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या सम्मिलित होता है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए सकल राष्ट्रीय आय में जो सम्मिलित होता है वो पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होता है, इसी वजह से ये हमेशा अधिक होती है निवल राष्ट्रीय आय से। इन दोनों के बीच में यही अंतर ही है, इसके सिवा कोई और अंतर नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय आय, एकदम नॉर्मल सिंपल सा प्रश्न। यह किसके द्वारा किया जा रहा था? केंद्रीय जो है सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जिसे CSO बोला जाता है, CSO। अच्छा एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि 3 जो है स्लैब बनाए गए हैं जिसके ऊपर किया जाता है। पहला जो है
पहला है आय विधि, और दूसरा जो है वो है उत्पादन, और तीसरा जो है वो है व्यय। ये याद रखिएगा, ये तीनों इस समय अब ट्रेंड में ऐसे प्रश्न बन रहे हैं किस विधि के ऊपर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर कृषि विकास से संबंधित नहीं है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कृषि से संबंधित नहीं है। तो देखिए, कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी अति उत्तम है, और उसके बाद सड़कों की उपलब्धता, यह भी तो अति उत्तम है, क्योंकि इसके बिना तो होना, उत्पादन लेके जाएंगे कहाँ आप। बीमा, देखिए आजकल फसलों की बीमा कराई जा रही है, क्योंकि कब मौसम बदल जा रहा है, तो ये भी आवश्यक है। खनन कृषि से रिलेटेड नहीं है, बल्कि कृषि कार्य को बर्बाद करने का कार्य करता है खनन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं। गोरखनाथ मंदिर के मठ के मुख्य पुजारी भी हैं, यह कौन से नेता हैं। तो आपको पता होगा गोरखनाथ मंदिर से कौन रिलेट करते हैं हम लोगों के सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। और देखिए, जो मठ के पुजारी इस समय मुख्य पुजारी भी हैं तो यही हैं, इसीलिए ये प्रश्न भी बनाया गया है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान शुरुआत की गई है, किसके लिए की गई है। देखिए, सबरी संकल्प अभियान जो है वो कुपोषण को दूर करने के लिए की गई है, कुपोषण को दूर करने के लिए। और सबरी जो है, सबरी का जो फुल फॉर्म होता है वो सस्टेनिंग हेल्थ न्यूट्रिशन एबव रेड इंडिकेटर होता है। अच्छा, महत्वपूर्ण यह है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, वर्ष 2017 में, 2017 से शुरू हुई, कई बार कई परीक्षाओं में आ भी चुका है सबरी योजना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दस्तक, देखिए इस अभियान की शुरुआत कब होती है, तो 2018 में, और यह किसके खिलाफ है, तो जापानी इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन के लिए डोर टू डोर दस्तक नाम से शुरू की गई यह योजना। और इसमें जो है आप देखेंगे कि यूनिसेफ का भी सहयोग लिया गया है, यूनिसेफ के सहयोग से ये योजना चलाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सेस जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सेस जोन, तो ये कहाँ किया गया था, तो नोएडा में किया गया था, 2018 में किया गया था, किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। अच्छा, ये क्यों किया गया था, तो आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन अभी भी जितने भी आ रहे हैं मैक्सिमम चाइना से आ रहे हैं, चाइना के मोबाइल को पीछे छोड़ने के लिए भारत की कंपनियां खुद के लिए वहाँ मोबाइल बनाने के लिए एटमॉस्फेयर बन जाए, सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए, उसी के लिए एक ओपन एक्सेस जोन का शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया था, अर्थात प्रवासी दिवस जो है वो पहली बार 2016 में ही मनाया गया था। कौन सा डेट था वो 4 जनवरी था, 4 जनवरी 2016 से उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी साझा होती है, तो नेपाल, आपको पता होगा, एक ही राज्य है जहां से उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। उत्तर प्रदेश के साथ जो और भी स्टेट साझा करते हैं सीमा, उसे भी देख लीजिए। देखिए, ये उत्तर में जो है ये उत्तराखंड करता है, कौन, उत्तराखंड के द्वारा किया जाता है, इतनी लंबी सीमा है। फिर छोटी सी सीमा आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश से भी टच करती है, और उसके बाद जो है फिर ये हरियाणा की इतनी लंबी सीमा है, साथ में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की सीमा। फिर उसके बाद ये देख रहे हैं, ये यहाँ तक राजस्थान, येलो वाला भाग, ये पिंक वाला भाग आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, सबसे बड़ी सीमा। उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो छत्तीसगढ़ की भी सीमा टच होती है, और झारखंड की भी सीमा टच होती है, और बिहार की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो है नेपाल की, हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो बुंदेलखंड जो है क्षेत्र वो कहाँ आता है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे बुंदेलखंड अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। पीडीएफ आप लोग हमेशा यूज करते हैं, पीडीएफ, अब इसका फुल फॉर्म बताइए अब क्या है। तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप मेनू से प्रदर्शित किया जाता है। तो कंप्यूटर के 3-4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो यूज होता है, आप लोग बैंकिंग में हमेशा ध्यान देखे होंगे, बैंक के कर्मचारी जब काम करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या दबाते हैं, तो कंट्रोल ESC। तो ये विभिन्न प्रकार की विंडोज प्रसारण प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनू प्रदर्शित करता है।
चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेल। नेक्स्ट है आरएफपी। आरएफपी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में आरएफपी दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? तो आरएफपी क्या है? तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आरएफपी को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहा जाता है। नेक्स्ट है वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? वाटसन कंप्यूटर। तो देखिए वाटसन कंप्यूटर जो है वो आईबीएम कंपनी का प्रोडक्ट है। IBM है क्या? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, अमेरिका की कंपनी है। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? सीजीएस प्रणाली की देखिए भौतिक राशियों के मापन के लिए 4 पद्धतियां हैं। टोटल कितनी हैं? 4 पद्धतियां, जिसमें से क्या है? तो एक सीजीएस है, एक एफपीएस है, और एक जो है एमकेएस है, और एक एसआई यूनिट। एसआई अक्सर पूछा जाता है, बाकी सब भी पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, चारों ध्यान दीजिए। जो सीजीएस प्रणाली है वो 3 चीज़ों पर बेस्ड है, वो है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एसआई में टोटल कितने हैं? 7 हैं, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, हम लोग देखे भी हैं। आप लोगों को इसका कोई पुस्तक हो जहाँ लिस्टिंग हो तो एक बार जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो आप चैनल के विज्ञान सेक्शन में चले जाएंगे, भौतिक विज्ञान का, जहाँ चित्रात्मक प्रस्तुति पढ़ाई गई है उसमें पूरा समाहित किया गया। नेक्स्ट है 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? देखिए 1 वोल्ट जो है वो कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ के परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? मान लीजिए कोई लिक्विड है, लिक्विड की अपेक्षा जो ठोस है उसमें परमाणु कैसे होंगे? तो परमाणु जो है बहुत बारीकी से बंधे होंगे, एक दूसरे से चिपके होंगे, तभी वो काफ़ी ठोस हैं, स्ट्रांग है। ये क्या है? बहुत बारीकी से बंधे होंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हीरा तथा ग्रेफाइट में समान क्या है? हीरा और ग्रेफाइट देखिए दोनों क्या हैं? दोनों कार्बन के अवरूप हैं, अवरूप कार्बन से ही निर्मित होते हैं। और इनमें क्या समानता है? तो विद्युत भार की समानता पाई जाती है, जबकि विद्युत चालकता अलग अलग होती है, घनत्व भी अलग होता है, क्रिस्टल संरचना भी अलग होता है, भार इन लोगों का समान होता है। नेक्स्ट है घाव का अध्ययन क्या कहा जाता है? घाव का अध्ययन देखिए घाव के अध्ययन को जो है क्या बोला जाता है? तो टर्मिनोलॉजी बोला जाता है, टर्मिनोलॉजी। अच्छा ऐसे प्रश्न बनाए क्यों जाते हैं? दिमाग में ऐसा आता है कि ऐसे प्रश्न क्यों बनाए जाते हैं? ऐसे प्रश्न इसलिए बनाए जाते हैं कि आपको इतनी जनरल नॉलेज है कि नहीं है कि अगर आपको कभी चोट वोट लगी या कुछ हुआ, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल के किस डिपार्टमेंट में जाएंगे? सबके लिए एक अलग डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया गया है। इसमें देखिए ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी यह क्या है? तो यह कैंसर और जो ट्यूमर से संबंधित है वो ऑन्कोलॉजी में है, जबकि डर्मेटोलॉजी जो है ये त्वचा से है, त्वचा के रोग। हम लोगों का सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो यह कौन सी है? तो ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन जो है देखिए यही क्या कार्य करती है? तो मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? अर्थात शरीर कहाँ से अवशोषित कर लेती है पूरा का पूरा भोजन के जितने पौष्टिक तत्व होते हैं? तो ये होता है छोटी अंतड़ी, छोटी आंत जिसे बोला जाता है, छोटी आंत में ये कार्य होता है। छोटी आंत कहने को छोटी है, लेकिन इसकी लंबाई जो है 6 मीटर होती है। ये बड़ी होती है लंबाई में, लेकिन पतली होती है, पतली की वजह से छोटी बोला जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है? करंट अफेयर का प्रश्न, यह कौन सा जिला है? तो मंडला जिला जो है ये कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह कहाँ किया जाएगा? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां है ये भी याद रखिए आप लोग, इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अच्छा एक फैक्ट और याद रखिए आप लोग, ये किस दिन को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जी अपने देश में आए थे, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कुकरेल नाइट सफारी पार्क, इसकी स्थापना देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में की जाएगी। महत्वपूर्ण है, आ सकता है यूपी की परीक्षाओं के लिए, ध्यान में रखें। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है?
संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पे? ये उत्तराखंड में लिया गया है। उत्तराखंड के 13 जिले में, 13 जिले में महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन का क्या नाम है? खारे पानी से जलेगी ये लालटेन और एलईडी इसमें लगा है, एलईडी का बल्ब। इसका नाम रोशनी रखा गया, रोशनी। आप लोग करंट अफेयर के प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप, क्योंकि आप करंट अफेयर के आप सेक्शन में जाएंगे अगर, तो घटना चक्र की पुस्तक से लेके विभिन्न प्रकार के पुस्तकों से कवर किया गया है। सारी चीज़ें आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? यह जो है कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को 2021 से मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को संघाई सहयोग संगठन SCO की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग लगाइए, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये 100% आएगा, किसी न किसी परीक्षा में जरूर टकराएगा। ये है वाराणसी। नेक्स्ट है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो देखिए, 31वां जो सरस्वती सम्मान है वो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया 2021 में हिंदी कविता के लिए। इनकी कविता कौन सी थी? तो इनकी कविता थी मैं तो यहाँ हूँ। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बच्चों वाला प्रश्न, 1986। नेक्स्ट है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इसके लिए हैं। इको मार्क, इको आप लोग ध्यान दीजिए, इको मार्क मतलब क्या हुआ? इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण संबंध जिनका हो उसे इको मार्क दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार साथियों हम लोगों को 50 प्रश्नों का ये श्रृंखला समाप्त हुआ। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको तब भी आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।